हेलो, स्वागत है आपका वेल एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस लेक्चर 1। तो दोस्तों पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। केमिस्ट्री का है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज प्रोसेस इन विच और वन और मोर सबस्टांसेस फॉर्म न्यू सबस्टेंस। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है? फॉर्म करता है, उसका निर्माण करता है। इट कांट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड, यानी कि इसको किसी फिजिकल मेथड द्वारा इसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, पहले जैसी फॉर्म में हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फिजिकल मेथड के द्वारा हम इसको पहले जैसी फॉर्म में इसको वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जैसे आयरन पे रस्टिंग हो जाता है, उस पे जंग लग जाता है, आयरन पे लोहे पे जंग लग जाता है, तो हम उसको पहले जैसे फॉर्म में नहीं ला सकते। द सेटिंग ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड, यानी कि जब दूध से दही बन जाता है, दूध से दही बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण एग्जाम्पल है। यानी कि एक बार जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो हम उससे पहले जैसी फॉर्म में उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जब दूध से दही बन गया तो हम दही से फिर से दूध नहीं बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, जैसे हम केमिकल रिएक्शन के यहाँ पे एग्जाम्पल एक समीकरण लिखा हुआ है। ये है सोडियम है और ये है वाटर है। सोडियम और वाटर, यानी कि सोडियम और वाटर से मिलकर हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक एक्वेशन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे क्या है? ये एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। सोडियम एक सॉलिड था, उसको हमने वाटर के साथ इसका रिएक्शन के करवाया, हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक एक्वेस हमें प्राप्त हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है? हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो एज केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारे पास ये जो नीचे दिए गए जो कुछ इसके पहचानने के तरीके हैं कि इसको कैसे हम पहचानेंगे, इसके तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वो क्या है? चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर स्टेट में चेंज, उसकी अवस्था में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो समझ लो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि बिना केमिकल रिएक्शन का उसका स्टेट में, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि उसकी जो अवस्था है, जैसे मतलब जो भी है उसकी अवस्था है, सॉलिड है, लिक्विड है, जो उसका अगर अवस्था चेंज हो रही है तो समझ लो वो क्या हो गया? यानी कि यहाँ पे चेंज केमिकल रिएक्शन के द्वारा, यानी कि कोई मैजिक नहीं हुआ, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि क्या है? केमिकल रिएक्शन से हुआ। दूसरा है चेंज इन कलर, अगर उसके कलर में भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, कलर में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, तो समझ लो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस का, यानी कि गैस का उत्सर्जन, अगर वहाँ से गैस का उत्सर्जन हो रहा है, अगर क्या हो रहा है? गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन जो गैस है उसका अगर उसका उत्सर्जन हो रहा है तो समझ लो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है इसके टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है, ताप है, तापमान है, उसका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर चेंज उसका टेम्परेचर में चेंजेस आया है तो समझ लो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। पांचवा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट का क्या है? प्रेसिपिटेट क्या होता है कि इनसॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी कि अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, तो समझ लो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है हमारी डेली लाइफ में कैसे होता है? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि जो भोजन का पाचन है भी एक केमिकल रिएक्शन है। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं तो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाते हैं ग्लूकोज का टूटता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एग्जिट करते हैं अपनी बॉडी से। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जब जंग लग जाता है तो ये भी क्या है? मैंने अभी आपको
बताया है, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी कि दही का बनना एक केमिकल रिएक्शन, इसको फिर हम रिवर्स प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि ये सीधा अग्रदीप में ही चलता है, यानी आगे ही चलता है। जैसे दही से दूध बन गया है तो दूध से दही बन गया, तो हम दूध से दही को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है केमिकल। जैसे फिजिकल रिएक्शन होता है तो वो पहले जैसे फॉर्म में वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि वो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं दोबारा। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये इम्पॉसिबल है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ सबस्टेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी कि जो समीकरण रासायनिक जो अभिक्रियाएं होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, जो क्या करते हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम जब समीकरण के द्वारा या उनके प्रतीकों के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, उनको लिखते हैं, तो उसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन बन जाता है। जैसे वाटर है, वाटर को हम क्या कहते हैं, इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा H+O2, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर से क्या बनता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है, तो एक समीकरण हो गया। यानी कि हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो हो गया हमारा H, ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो हो गया O, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, हमें वाटर प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ, वाटर, यानी कि जल हमें प्राप्त हुआ, तो एक समीकरण बन गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन बंट इन एयर, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं वायु में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हम जब क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। यानी कि मैग्नीशियम का जो सिंबल है, उसका जो प्रतीक है वो क्या है, Mg है, जो कि क्या है, एक सॉलिड है, इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है। और जो ऑक्सीजन है उसका जो सिंबल है वो O है, और इसका जो स्टेट है वो क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, जब दोनों का हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, दोनों का हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। अब देखो यहाँ है रिएक्टेंट्स, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, यानी कि हिस्सा लेते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड यानी कि RH, इसे कहते हैं RH, और इसे कहते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होते हैं वो प्रोडक्ट, यानी कि जो Mg है प्लस O2 है, इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ, जो नया पदार्थ हमें मिलकर प्राप्त हुआ है, उसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट, यानी कि हमें एक नया प्रोडक्ट क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। देखो कैसे प्राप्त हुआ है, यहाँ पे Mg है, मैग्नीशियम में जो सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, गैस है। सॉलिड और गैस से मिलकर जब इन दोनों ने क्या किया, रिएक्शन किया, तो रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त हुआ एक सॉलिड प्राप्त हुआ। जो गैस है, सॉलिड के साथ रिएक्शन किया तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, सॉलिड मिला, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक क्या मिलता हमें, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो हमारी अवस्थाएं हैं कुछ, अगर कहीं पे S लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है S, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं पे अगर L लिखा हुआ है, अगर कहीं पे क्या लिखा है, जैसे H2O है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, L लिखा होगा। L का मतलब है लिक्विड, लिक्विड होता है। ठीक है, और जी, अगर जी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, तो इसका मतलब होता है गैस, कि इसकी स्टेट क्या है, गैस है। और कहीं पे AQ लिखा हुआ है तो समझ लीजिए ये क्या है, एक्वेस है।
एक्वेस क्या होता है? इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर, जो कि क्या करता है, वाटर में क्या करता है, घुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वेस कहते हैं। एक विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। सॉल्यूशन जो जल में सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट होता है, जो क्या होता है, जल में सॉल्वेंट होता है, उसे हम कहते हैं एक्वेस। एक्वेस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स, अभी हमने पढ़े रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसे कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। जो हम कहाँ लिखते हैं, RH, जो RH साइड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, द सबस्टेंस विच एज फाउंड आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि क्या करते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट से मिलकर हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। जो RH साइड होते हैं, रिएक्टेंट को हम LH साइड लिखते हैं, सॉरी LH साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और RH साइड हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, वेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि हमें क्या देता है, मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार का हमारे पास क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये वाइट है जो इस प्रकार का हमारे पास क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हम क्या वायु की उपस्थिति में जब क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन के प्रकार। केमिकल इक्वेशन के क्या है, यहाँ पे टाइप्स हैं, प्रकार हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार के केमिकल इक्वेशन होते हैं। पहला है बैलेंस इक्वेशन, दूसरा है अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। यानी कि जब क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं और प्रोडक्ट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के एटम्स क्या हैं, सेम है, तो समझ लो वहाँ पे क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। जैसे तराजू होता है तो तराजू के इस तरफ का और दोनों तरफ का जो क्या होता है, जो भार होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान है तो समझ लो यहाँ पे बैलेंस हो गया हम। तो इसी प्रकार जो एटम्स होते हैं दोनों उसके क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, एटम्स प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why do we need to balance केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब इसकी जरूरत क्यों है अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पे हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कंजर्वेशन नियम के अकॉर्डिंग क्या है, मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यह आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है कि जो मास कैन बी नीदर, इसको क्रिएट भी नहीं किया सकता, इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जो मास ऑफ कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो इसका जन्म दे सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट्स मास ऑफ जो रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए रिएक्टेंट का जो एटम है, प्रोडक्ट का जो एटम है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि बैलेंस इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है, अगर रिएक्टेंट्स के एटम और प्रोडक्ट के एटम सेम नहीं है तो समझ लो कि वहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन के जो प्रकार हैं वो क्या हैं, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट्स होते हैं, विकारक होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण
करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे है A प्लस बी, यहाँ पे एक रिएक्टेंट्स A है, एक रिएक्टेंट्स B है, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि AB का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, निर्माण। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का क्या होगा, निर्माण होगा। ओनली एक ही प्रोडक्ट का निर्माण होगा, चाहे दो रिएक्टेंट्स हो, तीन रिएक्टेंट्स हो, चार रिएक्टेंट्स हो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस H2O है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो बिना बुझा हुआ चूना हम जिसे कहते हैं, और H2O है यानी कि जल के साथ हमने इसको क्या कर दिया, इसकी रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो रहा है, हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है 2H2 यानी कि O2 है, हमारे पास हुआ जल का निर्माण हमारे पास हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से मिलकर क्या प्राप्त हुआ हमें, जल का निर्माण यानी कि जल हमें प्राप्त हुआ है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट का ही निर्माण यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना, पानी जब हमने मिलाया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास बुझा हुआ चूना का निर्माण हमें प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन था, ये था हमारी कंबाइन रिएक्शन थी, यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जोड़ना, इसका मतलब ऐड होना होता है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, A प्लस बी, यानी कि यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं, यानी कि जो A है और B है, एक रिएक्टेंट A है और एक रिएक्टेंट B है, तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक AB का निर्माण कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है, दो रिएक्टेंट्स जुड़ के क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन, यानी कि जब कोई रिएक्टेंट्स क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे हम कहते हैं decomposition reaction. A single reactants decomposition to form two or more products, यानी कि क्या होता है, a single reactants decomposition to form two or more products, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मोर उसमें क्या हो जाता है, रिएक्टेंट्स में एक या दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे AB है, एक प्रोडक्ट है, तो वो उसी फॉर्म में जैसे फॉर्म में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, तो ये जब हम क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO और प्लस CO में क्या हो जाएगा, CO2 में क्या हो जाएगा, CaO CO2 में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि ये टूट जाएगा। आगे देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं ये किस कारण से होते हैं, इनका तीन कारण है, किस कारण से ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन तीन कारण की वजह से क्या होता है, हमारा जो यानी कि प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उन्हीं रिएक्टेंट्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो पहला जो हमारा रिएक्टेंट्स है डिकम्पोजिशन का, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसमें क्या होता है,
व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि जब हम क्या करते हैं हीट के कारण, जब हीट के कारण, ताप के कारण क्या होता है, कोई जो प्रोडक्ट है वो टूट जाता है। जब यानी कि हम उसे ताप देते हैं, उसे हीट देते हैं और उसके वजह से वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सॉलिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो क्या है हमारा ये गैस है, उसमें क्या हो जाए हम चेंज हो गया है। देखो दूसरा जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है कि जब हम बिजली यानी कि जो बिजली है, बिजली के कारण जब क्या हो जाता है वो टूट जाता है, बिजली के कारण, यानी कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास करते हैं, उसके कारण वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पे है 2H2 है, प्लस में यहाँ पे क्या है, यानी कि 2H2O2 है, 2H2O2 है। अब ये है, इसमें हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो यह हो जाएगा 2H2 में चेंज हो जाएगा, प्लस O2 में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट ड्यू टू द एनर्जी ऑफ लाइट, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश के कारण, यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण जब क्या हो जाता है वो कॉम्बिनेशन जो होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किस कारण से, एनर्जी ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश की एनर्जी के कारण क्या हो जाता है वो टूट जाता है, सूर्य के प्रकाश की एनर्जी के कारण क्या हो जाता है वो टूट जाता है। When silver chloride is exposed to sunlight decompose to give silver metal and chlorine gas, यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सनलाइट में क्या हो जाता है वो डिकम्पोज टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस हमें क्या देता है, जैसे यहाँ पे है 2Ag है, Cl है, सिल्वर क्लोराइड है, इसको हमने सनलाइट यानी कि सनलाइट दिया, तो सनलाइट की वजह से ये ब्रेक डाउन हो गया है, यानी कि 2Ag सिल्वर और क्लोरीन गैस में ये चेंज हो गया। ठीक है, क्लोरीन गैस अलग में क्या हो गया, ये चेंज हो गया। दिस रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, यानी कि ये रिएक्शन है जो ये सिल्वर क्लोरीन प्लस यानी कि Ag प्लस Cl2 है, ये कहाँ यूज होता है, सिल्वर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। अगला हमारा जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मैटर रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मैटर, यानी कि जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे A है प्लस BC है, तो यहाँ पे जो A है यानी कि A है और यहाँ पे प्लस BC है। अब देखो यहाँ पे जो A है इसने जगह लिया किसका, B का जगह ले गया, और यहाँ पे हो गया A से, और यहाँ पे A है जो अधिक ताकतवर है, अधिक क्रियाशील है, इसने B को यहाँ से विस्थापित कर दिया, इसको हटा दिया और यहाँ पे खुद उसकी जगह पे यहाँ पे बैठ गया, तो इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो जैसे यहाँ पे है SO4 है प्लस FeA, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिखने में गलत हुआ है, यानी कि CuSO4 है, CuSO4 है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और हमने यहाँ पे Fe के साथ यानी कि आयरन के साथ इसके साथ क्या क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, तो हमें मिला यहाँ पे फेरस सल्फेट, यानी कि जो फेरस है इसने Cu की जगह यहाँ से ले ली है और खुद उसके जगह से, और यहाँ पे Cu को क्या यहाँ से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया।
यहाँ से क्या हुआ, Cu को क्या कर दिया, यहाँ से विस्थापित कर दिया। यानी कि जो FCU है, देखो यहाँ पे CuSO4 है, यहाँ पे इसका विलयन है, इसका रंग कैसा है, नीला है। और जैसे हमने यहाँ पे इसमें लोहे की कील डाली, लोहे की कील डालने से क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, यानी कि आयरन सल्फेट यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया, जिसका रंग हो गया हरा। क्योंकि जो आयरन है ये अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर से, इसलिए इसने इसको विस्थापित कर दिया। इसके जगह से हमें यहाँ से क्या हुआ, Cu को क्या कर दिया, इसने अलग कर दिया, यहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट का निर्माण हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होता है, यानी कि जब दो तत्वों के बीच क्या होता है, दो तत्वों के बीच एक्सचेंज होता है, कंपाउंड आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब दोनों पक्षों के बीच, यानी कि जब दोनों तत्वों के बीच क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि सीधा सा हम इसको कह सकते हैं, एक हाथ से लेना, एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे है AB है, यहाँ पे प्लस CD है। अब दोनों को क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बीच क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, आयनों का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे A है, A को जरूरत है C की, A को B की जरूरत नहीं है, यानी कि C की जरूरत है, और D को B की जरूरत है, यानी कि A जब C यहाँ A के पास आएगा तब इसका काम चलेगा, और जब D के पास B आएगा तब इसका काम बनेगा। यानी कि अभी ये यूजलेस हैं, जब इनके पास A के पास C आ जाएगा तो यूजफुल हो जाएगा, और D के पास B आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। अभी यूजलेस है, इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये AB है, A का B से कोई काम नहीं है, और D का C से कोई काम नहीं है। अब यहाँ दोनों के बीच क्या होगा, समझौता होगा। क्या होगा, यहाँ पे समझौता होगा, तो दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे A कहेगा D से कि तू मुझे C दे दे, तुझे तो B की जरूरत है और B मेरे पास है, और मुझे C की जरूरत है और C तेरे पास है, तो ऐसे काम कर, तो मुझे C दे और मैं तुझे B देता हूं, दोनों का काम यहाँ पे आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, D ने कहा ठीक है, तो D ने इसको C दे दिया, यहाँ पे AC बन गया, और A ने इसको B दे दिया, यानी कि यहाँ BD बन गया। अब दोनों का काम बन गया, अब दोनों का काम बन गया तो दोनों यूजफुल हो गए, तो इसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब दोनों तरफ से क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापन होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, विस्थापन होता है, एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे CuSO4 है, यहाँ पे NaOH है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना, सोडियम सल्फेट बना, और यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम है, सोडियम सल्फेट है, प्लस बेरियम क्लोराइड है। अब देखो बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्या कहता है BA बेरियम से कि भाई तू मुझे Cl दे दे, Cl2 दे दे, और तू मुझसे SO4 ले ले। अब हम क्या हो जाएंगे, इसके बाद हम यूजफुल हो जाएंगे। अब ये कहते हैं ठीक है, यहाँ बना बेरियम सल्फेट, इसने एक्सचेंज कर दिया, SO4 को भेज दिया BA के पास, और इसने BA ने Cl2 को भेज दिया Na के पास, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, ये बेरियम सल्फेट बना, और यहाँ पे NaCl बना, यानी कि हमारे पास यहाँ पे नमक का निर्माण हो गया, जब क्या बना, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है हमारा आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेयर रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन। यानी कि आप सिंपल से भाषा में इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन का
एडिशन होता है, उस जब एडिशन जुड़ता है, नहीं सॉरी ऑक्सीजन जुड़ता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और जब ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है, तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का लॉस क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी होना रिडक्शन अभिक्रिया, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उसे कहेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, इन द पास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वर डिफाइंड इन सिंपल टर्म। ऑक्सीडेशन द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जब गेन होता है उसमें वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और लॉस ऑफ द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का लॉस होता है बाय एन एलिमेंट और कंपाउंड, एक कंपाउंड और एलिमेंट में, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसका सेम अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे। आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ पे Zn है, जिंक है, यहाँ पे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक सल्फेट बना, यहाँ पे रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट बना, यहाँ पे कॉपर अलग हुआ। अब देखो कॉपर के पास यहाँ पे SO4 है और वो क्या है, ऑक्सीजन है। जब तक इसके पास ऑक्सीजन था तब तक इसका ऑक्सीडेशन था। अब यहाँ से हट गया है, Cu अलग हो गई, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है यहाँ पे, तो समझ लो इसका रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है, Cu का रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, और इसके साथ ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या हमारे डेली लाइफ में, हमारे जीवन में, तो कोरोजन, कोरोजन क्या है, कोरोजन को हिंदी में कहते हैं संक्षारण कहते हैं। अब देखो, कोरोजन इज द deterioration of materials by chemical interaction with their environment. The terms corrosion is sometimes also applied to the degradation of plastic, concrete and wood, but generally refers to metal. अब क्या होता है, जब कोई धातु क्या हो जाता है, वायु के संपर्क में, एयर के संपर्क में और जल के संपर्क में, वाटर के संपर्क में, एयर के संपर्क में या नमी के संपर्क में आने से क्या करता है, जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में आने से कोई धातु जैसे लोहा है तो वो क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, यानी कि वो उसमें जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। सिंपल सी भाषा में आप, वो खराब हो जाता है, उसे हम कहते हैं कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन में रस्टिंग लग जाना, जैसे जंग लग जाता है। ठीक है, किसकी वजह से जंग लगता है आयरन पे, जब वो वायु के संपर्क में और जल के संपर्क में आता है, जल और वायु के संपर्क में आता है, तब वो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे जब ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है, वायु और जल के संपर्क में आने से। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग, जो कोटिंग है वो हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन कहते हैं। इस प्रकार से देखो, ये लोहा है, लोहा कोरोजन हो गया है, किसके, वायु और जल के संपर्क में आने से इस पे जंग लग गया है, रस्टिंग हो गया है, इसे हम कहेंगे कोरोजन कहेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है, पहले है, अब ये ब्लैक कोटिंग इस पे चढ़ गए, वायु और जल के संपर्क में आने से ये कोरोजन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे तांबा यानी कि जो कॉपर है, कॉपर पे क्या हो गया है, यहाँ पे कॉपर पे क्या हुआ है, देखो कॉपर पे क्या हुआ है, ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग यहाँ पे
चढ़ गई है, ठीक है, ये है कॉपर है, इस पे ग्रीन कोटिंग है जो ये चढ़ गई है, तो समझ लो ये क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है। आगे बढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीसेंट स्मेल इन फैट एंड ऑयल विच आर ऑफन कंबाइंड बाय चेंज इन देयर टेक्सचर एंड अपीयरेंस। टू टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि जब क्या हो जाता है, कोई ऑयली जो चीज़ है, ऑयली जो पदार्थ है, ठीक है, जो ऑयली पदार्थ होता है, जब वो वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में आता है, तो वो रेंसिडिटी यानी कि वो खराब हो जाता है, और उसका जो टेस्ट होता है वो भी खराब हो जाता है, पहले जैसे टेस्ट नहीं रहता है, यानी कि खाने युक्त नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। टू टाइप्स का रेंसिडिटी होता है। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी क्या होता है, जब वो जल के साथ क्या हो जाता है, अभिक्रिया करके खराब हो जाता है, जैसे कोई जैसे खाद्य पदार्थ है कोई, जैसे हो गया अचार हो गया, अब उसमें क्या है, ऑयली है, उसमें ऑयल है, अब वो अगर जल के संपर्क में आता है, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, तो खराब हो जाए, या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, दो प्रकार के रेंसिडिटी होते हैं, ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोलाइटिक, यानी कि जल के संपर्क में आने से जो चीज़ खराब हो जाती है उसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, और ऑक्सीडेटिव यानी कि जल वायु के संपर्क में आने से जब वो खराब हो जाती है उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहेंगे। इस प्रकार का, जैसे ये है, ये खाद्य पदार्थ है, ये भी खाद्य पदार्थ है, ये खराब हो गए हैं, ये सड़ गए हैं, यानी कि खाने युक्त नहीं, इसके टेस्ट, इस पे क्या आएगा, स्मेल आएगा, क्या आएगा, स्मेल आएगा, और इसका टेस्ट भी चेंज हो गया है, खाने युक्त नहीं है, तो इसे हम कहेंगे रेंसिडिटी हम कहेंगे, ठीक है। आगे है केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को दो और तरीकों से उसको क्लासिफाई किया गया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हीट देते हैं, जैसे रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि जब हम हीट देते हैं और जब वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है, यानी कि जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करता है, जो हीट इससे उत्पन्न होता है, हीट क्या होता है, ताप इससे उत्पन्न होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट सराउंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये हीट को क्या करता है, एनर्जी हीट को रिलीज करता है, ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, और ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसको सोखता है, हीट को सोखता है। जैसे हमारा फ्रिज है, तो फ्रिज में जैसे हम खाना रखते हैं, कुछ भी चीज़ रखते हैं, वो क्या होता है, ठंडा होता है। अब जो उस खाने को वो ठंडा कैसे होता है, क्योंकि वो उसकी गर्मी को, यानी कि उसमें जो हीट है उसको सोख लेता है, इस कारण से वो क्या होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा और इसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। जैसे ये है एंडोथर्मिक में हम क्या कर रहे हैं, इसको एब्जॉर्ब हीट, जैसे बर्फ है, बर्फ से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको सोख रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पानी में, नॉर्मल पानी में हमने चीनी डाला, चीनी डालने से नॉर्मल पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, यानी कि वो चीनी ने उसकी जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर दिया है, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, जिसमें हीट रिलीज होता है, जिसमें हीट देना पड़ता है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये चैप्टर हमारे यहाँ पे एंड होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।